ठीक है ना। आज से थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो जाइएगा और थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज से टॉपिक जो है अच्छा टॉपिक रहेगा और यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम सुनते ही मन में क्या आता है? इसका हिंदी क्या होता है? पाचन तंत्र। क्या होता है? पाचन तंत्र। इसका मतलब है कि वैसा कोई तंत्र जो पाचन के लिए जिम्मेदार हो। कौन सा कैसा तंत्र जो किसके लिए जिम्मेदार हो? तो पाचन के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है ना। हम लोग के अंदर जितना भी मानव है, जितने भी लोग हैं, सब में पाचन तंत्र है और वही देखेंगे अभी कि पाचन तंत्र जो है ना वो कैसा क्या सिस्टम है। ठीक है ना। उसमें तंत्र में कहाँ कहाँ क्या ऑर्गन है, क्या कोई भूमिका क्या निभाता है, वो देखेंगे। सबसे पहले जो पाचन तंत्र का शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है? हमारे मुख से होता है। ठीक है ना। हमारे मुख से होता है पाचन तंत्र का शुरुआत। जैसे ही हम मुंह में खाना डालते हैं वहीं से तंत्र की शुरुआत हो जाती है और ये लास्ट में जाकर के एनस पे जाकर के खत्म होता है। ये पूरा जो तंत्र है ना, ये पूरा जो तंत्र है, इस तंत्र को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ठीक है ना। ये मुंह से जो शुरू होकर के एनस तक जो खत्म होता है, इस तंत्र को क्या नाम दिया गया? एलिमेंट्री कैनाल नाम दिया गया। ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल। तो इस पाचन तंत्र में दो चीज होता है। एक तो पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल होगा, ये पूरा जो पाइप है वो होगा। दूसरा चीज क्या होगा? तो कुछ जो है ना ग्लैंड होगा। क्या होगा? दूसरा कुछ ग्लैंड होगा। ग्लैंड कहने का मतलब ग्रंथि होगा। ठीक है ना। वो ग्रंथि पाचन में सहयोग करेगा। तो थोड़ा सा आज शुरुआत में पहले अभी सब इसी क्लास में पूरा खत्म करेंगे। ठीक है ना। पहले एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कैसा क्या सिस्टम रहता है, कहां क्या कौन परफॉर्म करता है। उसके बाद फिर बाद में देखेंगे क्या चीज, तो ग्लैंड को देखेंगे कि कौन सा ग्लैंड क्या हेल्प करता है। सबसे पहले जो पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत होती है वो कहां से होती है? मुंह से होती है। उसके बाद मुंह से जैसे ही नीचे आइएगा, ये वाला जो एरिया कहलाता है, ये क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है। यानी कि इसको ग्रसनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी से जैसे ही नीचे आइएगा तो एसोफेगस है। क्या है? एक पाइप है। ठीक है ना। वो पाइप क्या है? एसोफेगस है। क्या है? एसोफेगस, जिसको ग्रास नली कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली से जैसे ही नीचे आपका खाना उतरेगा तो किसमें जाकर के स्टोर होगा? स्टोमच में। किसमें स्टोर होगा? स्टोमच में, जिसको क्या बोलेंगे? पेट या अमाशय बोलते हैं। पेट या अमाशय बोलते हैं। और स्टोमच के बाद जो है खाना जो नीचे उतरेगा वो किसमें उतरेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत में जब खाने का पाचन होकर के ठीक से अवशोषण हो जाएगा तो बाकी जो बचे हुए कायम होंगे वो कहां पे जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खाना के पाचन में वो क्या निभाता है? तो छोटी आंत, जिसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। छोटी आंत सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है इसमें। इसको मदद मिल जाता है किसका? तो मदद मिल जाता है पेनक्रियाज का और लीवर का। ठीक है ना। किसका मदद मिलता है? पेनक्रियाज, लीवर, और साथ साथ इसको जो मदद मिल जाता है वो मिल जाता है किसका? तो गॉल ब्लैडर का। किसका मिल जाता है? गॉल ब्लैडर का। इसी तीनों के हेल्प से छोटी आंत जो है वो खाने का पाचन करती है और बड़ी आंत जो है ना वो जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको अपने पास रखता है। उसको अपने पास रखता है और उसमें से पानी और मेडिसिन जो कि छोटी आंत ग्रहण नहीं करती है उसको वो एक्सेप्ट करता है। इतना ही पूरा पाचन तंत्र का कहानी है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले जो देखिए वो क्या है, तो एलिमेंट्री कैनाल के जो लंबाई होता है वो कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर के आसपास होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर के आसपास होता है। और अगर फीट की बात करें तो लगभग 30 फीट होती है। अब कोई भी लोग नाप करके अगर बोलेंगे कि हमको 30 फीट पूरा दीजिए तो नहीं पूरेगा। 26 से लेकर के और 32 के आसपास रहेगा। 26 से लेकर के 32 के आसपास रहेगा। जैसा आपका शरीर है ना, जितना जिस रेशियो में आपका शरीर बड़ा है, मोटा है, पतला है, उस रेशियो में जो है ना आपके ऑर्गन भी व्यवस्थित रहते हैं और उसी रेशियो में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 फीट एकदम है कि सब में 30 फीट होगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे जवान हो, ऐसा नहीं। जैसा आपका बॉडी है उस स्ट्रक्चर से इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ती घटती जाती है। ठीक है ना। सबसे देखिए पहले अभी हम क्या बोले कि मुंह से खाने का पाचन का शुरुआत होता है। क्या होता है? मुंह से खाने का पाचन का शुरुआत होता है। तो मुंह में जो है ना 3 जोड़ी जो है ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्लैंड। क्या पाई जाती है? ग्लैंड। उसी तीनों ग्लैंड के हेल्प से मुंह में खाने का पाचन शुरू होता है। उसी तीनों अंग के वजह से जो है मुंह में खाने का पाचन शुरू होता है। उसमें जो है ना ग्लैंड जो है वो कौन कौन सा ग्लैंड है पहले तो याद रखिएगा। क्वेश्चन यही से डायरेक्ट पूछता है कि मुंह में कितनी जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। कितनी? 3 जोड़ी। अब बोलिएगा 3 जोड़ी कैसे? तो जैसे देखिए यहां से सीधे इसको अलग कर दीजिए, ये इस पार्ट और ये इस पार्ट। ठीक है ना। तो इस पार्ट में जो है ना 3 जोड़ी ग्लैंड मतलब 3 ग्लैंड पाई जाएगी। सबसे पहले एक कान के नीचे में रहती है, उसको क्या बोलते हैं? पेराइटेड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराइटेड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेराइटेड ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद दांत के नीचे में एक
ग्लैंड रहती है जिसको क्या बोलते हैं, सब मेंडिबल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब मेंडिबल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना, सब मेंडिबल ग्लैंड बोलते हैं। और एक, हाँ ये छोटी होती है, और एक जो है ना वो यहाँ पे गला में रहती है। कहाँ पे रहती है, गला में, जिसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल, ठीक है ना। ये 3 ग्लैंड होती है और तीनों जैसे इस तरफ है वैसे ही इस तरफ भी होगा, तो इसी के लिए ये जोड़ी में पाई जाती है, जैसे तीनों इस तरफ वैसे ही तीनों इस तरफ, ठीक है ना। कौन कौन सा, पेराइटेड, सबमेंडिबल और सबलिंगुअल, ठीक है ना, यही तीनों ग्लैंड रहती है। और ये तीनों ग्लैंड मिलकर के जो है ना, ये तीनों ग्लैंड मिलकर के 2 तरह का जो है एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है, 2 तरह का एंजाइम निकालती है। एक एंजाइम का नाम है टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। और दूसरा एंजाइम का क्या नाम है, अल्फा एमाइलेज। क्या नाम है, अल्फा एमाइलेज, ठीक है ना, अल्फा एमाइलेज, ठीक है ना। क्या देखिए, नहीं उसका नाम नहीं होता है, उसी तरह का जो एमाइलेज, जो ग्लैंड एमाइलेज जो है ना, एमाइलेज जो पेनक्रियाज के द्वारा निकाला जाता है, उसी का एक छोटा सा रूप निकाला जाता है, समझे, उसी का एक छोटा सा रूप निकाला जाता है, अल्फा एमाइलेज रहता है, ठीक है ना। ये दोनों जो मतलब एंजाइम है, ये दोनों किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो यही तीनों ग्लैंड मिलकर के प्रोड्यूस करते हैं। इस तीनों ग्लैंड में आप याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है, पेराइटेड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है, पेराइटेड ग्लैंड होता है। और जो सबसे छोटा होता है कौन होता है, सब मेंडिबल। कौन होता है, सब मेंडिबल, ठीक है ना, सब मेंडिबल ग्लैंड सबसे छोटा होता है। इसमें देखिए क्या हुआ, हाँ हिंदी नाम है, लेकिन हिंदी नाम जो है ना वो ऐसा नाम है जो आपको पढ़ के भी कंफ्यूजन ही होगा, वो याद नहीं रहेगा। आप अभी सुन लीजिएगा लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको कर्णक वगैरह करके बोलते हैं, पेराइटेड को जो है ना कर्णपाद ऐसे ही करके कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो हाँ ऐसे करके आप याद 2-3 बार बोलिए ना। सबसे पहले बोलिए तो पेराइटेड बोलिए तो, पेराइटेड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबल, सबलिंगुअल और सबमेंडिबल, पेराइटेड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबल, ठीक है ना। यही तीनों जो है ग्लैंड रहती है इस, हाँ 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 हाँ, वो जो है ना उतना ज्यादा जो है ना डिटेल मतलब आप नहीं जाइए, क्योंकि उतना डिटेल आप लंबे समय तक याद भी नहीं रख पाएंगे, और जिस चीज को याद नहीं रख पाए वो, हाँ 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 बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आप सीधा सीधा याद रखिएगा, जो जहां से प्रश्न बनता है उस प्रश्न के लिए आप पढ़िए, ठीक है ना। प्रश्न सीधे बनता है कि मुंह में कौन सा जो स्लाइवा जो होती है, मुंह में जो लार ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी, उन लार ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो याद रखिएगा सीधे टाइलिन और अल्फा एमाइलेज निकलती है, जो किसका पाचन करती है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। किसका पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का। हालांकि वो पाचन नहीं करती है बल्कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है। पाचन का मतलब ही होता है, ठीक है ना, कि बड़ा अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ दे, ताकि वह रक्त झिल्ली जो है उसके द्वारा जो है विलाई के द्वारा अवशोषण हो सके, रक्त में वो जा सके। यही क्रिया जो है क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, समझे। इसके बाद देखिए थोड़ा सा दांत को भी समझ लीजिए, क्योंकि दांत भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पाचन को हेल्प करने में। पाचन तो करता नहीं है, लेकिन पाचन को हेल्प करने में वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे पूरे मुंह में जो है ना, वयस्क शरीर के मुंह में जो है टोटल 32 दांत होता है। कितना दांत होता है, 32 दांत होता है। इसमें एक देख रहे हैं ना, सब ये सब इसको क्या बोलते हैं, जबड़ा जो है ना, वो जबड़ा भी जो है ना 2 पार्ट में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। इसको देखिए ऊपर वाला का नाम अभी भूल रहे हैं, अचानक नाम भूल गए, ठीक है ना। इस नहीं इसको ये बात कर रहे हैं, ये जॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैक्सिला बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिला। और इसका भी एम से ही कुछ नाम है, अभी अचानक भूल गए, ठीक है ना। इसको तो देखिए ये मैक्सिला है ना, ठीक है ना। मैक्सिला में कितना दांत है, 16 दांत रहेगा। कितना दांत रहेगा, 16 दांत रहेगा। और ऊपर भी 16 दांत रहेगा। तो यही 16 मिल करके जो है 32 दांत रहता है। कैसे दांत रहता है, 16 मिल करके 32 दांत रहता है। अब इस 16 को जो है ना, जैसे नीचे वाला जो है उसको 2 भाग में बांट दीजिए, और ऊपर वाला है उसको 2 भाग में बांट दीजिए, तो आपको पूरा एक पेयर मिल जाएगा। पूरा क्या मिल जाएगा, एक पेयर मिल जाएगा। और वो पेयर जो है ना, वही दांत का जो है प्रकार पूरा आपको एक में पूरा मिल जाएगा, और उसको 4 से गुना कर दीजिए तो टोटल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये एक और क्या होता है कि जैसे बच्चों में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है, या फिर पुनः उगने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 दांत। स्टार्टिंग में 20 दांत जो है, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है ना, दूध का दांत बोलते हैं, वो उगता है। और 5 साल के अंदर में बच्चे में फिर वो टूट जाता है, और फिर से जो निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ निकलती है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे याद रखना है कि टीथ का संख्या, जो परमानेंट टीथ का संख्या होता है, कितना होता है, 32। कितना होता है, 32, ठीक है ना। टोटल टीथ आप जोड़िएगा वो सब, देखिए
एक चीज ये भी जानना है कि क्या चीज याद रखना है और क्या चीज याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये भी बात है, जैसे आप बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, 32 + 20 कितना हो गया 52, 32 + 20 52। तो अब याद रखेंगे टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 52 होती है, ठीक है ना। और कभी अगर आ जाए कि टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है और एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि आप ये जानते हैं कि नहीं कि 32 दांत होता है, और उसमें ऑप्शन ए में मान लीजिए एग्जाम्पल उसका इंटेंशन नहीं था वो 52 दांत लेने का, लेकिन ऑप्शन ए में दे दिया 52, तो आप तो 52 वहां पर टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो जब आपसे एग्जामिनर जानना चाहेगा ना, तो एग्जामिनर पूछ लेगा कि टोटल जो है दोबारा जन्मने वाले और अस्थायी दांतों की संख्या मिला करके कितने दांतों की संख्या होती है, तो आप फट से वहां पर 32 और 20 जोड़ करके आप उसको बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो हाँ, पूरे जीवन काल में कितनी दांतें निकलती है टोटल, समझे। तो हाँ, मतलब टोटल दांतें कितनी निकलती है, तो पहले 20 निकलती है, टूट जाती है, फिर 20 निकलती है और फिर 32, ठीक है ना, 16 करके ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा अनावश्यक चीज याद भी नहीं रखना है, ठीक है ना। याद रखना है कि 20 दांत जो है वो दोबारा निकलती है, ठीक है ना, और बाकी जो 16 दांत होती है वो 16 की कितना 12 दांत बच गया ना, 12 दांत जो है वो जीवन काल में केवल और केवल एक बार निकलती है, ठीक है ना। इसको याद रख लीजिएगा, दांत का जो प्रकार है ना, ठीक है ना, वो दांत का प्रकार क्या है, तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इंसीजर को कृदनक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं, ठीक है ना। इंसीजर को क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। उसके बाद जो केनाइन है उसको क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं, रदनक, ठीक है ना, रदनक बोलते हैं। और अग्रचवर्णक और चवर्णक, प्री मोलर का मतलब अग्रचवर्णक और मोलर का मतलब चवर्णक, ठीक है ना। ऐसे रहता है। इसको जो है ना, आप जैसे अभी हम बताएं कि ये पूरा नीचे वाला जो भाग है उसको एक साइड आप ले लीजिए और आपको पूरा दांत मिल जाएगा, एक साइड ले लीजिए पूरा दांत मिल जाएगा, उसी को आप 4 से गुना कर दीजिएगा, आपको पूरा दांत कैसे कैसे क्या रहता है तो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप 21 23 याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, 21 23, क्या याद रखिएगा, 21 23। और दूसरा क्रम क्या याद रखिएगा, तो क्या याद रखिएगा, इंसीजर, उसके बाद केनाइन, ठीक है ना, प्रीमोलर और मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। और 21 और 23 याद रखिएगा, यानी कि इंसीजर दांतों की संख्या जो एक में होगी, एक भाग में, वो कितना होगा, 2 इंसीजर दांतों को जो एक भाग में संख्या होगा कितना होगा, 2, ठीक है ना। उसके बाद केनाइन का जो संख्या होगा कितना होगा, 1, केनाइन का संख्या कितना होगा, 1, 21 अभी बोले ना, 21 23, ठीक है ना, 21 23। तो याद रखिए 21, यानी कि इंसीजर का जो मात्रा होगा वो कितना होगा, 2, केनाइन का जो होगा कितना, 1, ठीक है ना। उसके बाद 23, ठीक है ना। उसके बाद प्रीमोलर आता है, क्या आता है, प्रीमोलर, तो प्रीमोलर का कितना होगा, 2, ठीक है ना। और मोलर का कितना होगा, 3, ठीक है ना। ये टोटल को आप जुड़िएगा ना तो 8 पुरेगा, कितना पुरेगा, 8 पुरेगा। देखिए इंसीजर का संख्या कितना होता है, 2, केनाइन का कितना, 1, उसके बाद प्रीमोलर का कितना, 2, और मोलर का कितना, 3, ठीक है ना। इन सब को जोड़िएगा तो आपको 8 पुरेगा। और इस 8 का भी बताए ना, एक भाग, फिर दूसरा भाग, तो 2 भाग हो गया, और फिर ऊपर में भी 2 भाग, तो 8 चौका 32। यही टोटल दांत का कहानी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है। कभी कभी एक और पूछ देता है, ठीक है ना, कि दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो फ्लोराइड, क्या आवश्यक है, फ्लोराइड। फ्लोराइड अगर ज्यादा मात्रा में होगा तो दांत खराब होगा, कम मात्रा में होगा तो दांत खराब होगा, यानी कि फ्लोराइड का बैलेंस मात्रा चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद और पूछता है कि इसका जो है ना, इसके जो ऊपर जो चमक होती है वो किसकी चमक होती है, तो इनेमल नामक एक रसायन होता है, ठीक है ना, जो मानव शरीर का सबसे मजबूत रसायन है। मानव शरीर का सबसे मजबूत जो पार्ट है वो कौन सा है, इनेमल है, ठीक है ना। और वही इनेमल के कारण हम लोग का दांत जो दिखता है कैसा दिखता है, चमकदार और उजला दिखता है, ठीक है ना। क्या, हाँ, उसके किशोरा अवस्था में जो दांत आती है, ठीक है ना, वो 4 दांत जो है वो जो मतलब मोलर जो दांत है, ठीक है ना, वो मोलर ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। तो मोलर डेवलप नहीं होने के कारण कितना दांत का संख्या होता है, तो 28 ही होता है, ठीक है ना। और जब आप 25 से 30 की अवस्था में होते हैं तो उस समय जो है आपका उसको विजडम टीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विजडम टीथ, जिसको अकिल चौ बोलते हैं, वो भी आ जाता है। तो टोटल जो है 6 दांत और आ गया, तो आपका 28 और प्लस 6 कितना हो गया, 28 और 4, सॉरी 2 करके 4, 28 और 4 कितना हो जाता है, तो टोटल 32 आपका पुर जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये सभी प्रश्न बन जाता है, कोई बात नहीं है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले अभी क्या बताए, पेराइटेड ग्लैंड, क्या बताए, पेराइटेड ग्लैंड। उसके बाद क्या बताए, सबमेंडिबल और सबमैक्सिलरी, ठीक है ना। तो ये जो तीनों ग्लैंड है ना, ये तीनों रसायन का स्राव करती है, तीनों एंजाइम का स्राव करती है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण एंजाइम है वो कौन सा है, टाइलिन, कौन सा है, टाइलिन, ठीक है ना। टाइलिन के द्वारा देखिए, टाइलिन जो है ना, ये किसका मतलब किसका डाइजेशन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का, टाइलिन क्या चीज का, कार्बोहाइड्रेट का। मुंह में हमेशा जो
मतलब पाचन का जो क्रिया प्रारंभ होगा ना, वो क्या करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट को जो है ना ग्लूकोज वगैरह में तोड़ने का काम शुरू कर देगा। ग्लूकोज को मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ने का काम शुरू कर देगा। कौन सा, टाइलिन और अल्फा एमाइलेज मिलकर के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, तो फेरिंग्स जो है ना ये कनेक्टिंग लिंक है। क्या है, कनेक्टिंग लिंक। फेरिंग्स जो है जिसको कि ग्रसनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो ग्रसनी जो है ना, ये जो हमारा पार्ट है ना, यही ग्रसनी है। जैसे मुंह में खाना दिए, ठीक है ना, और जीवा की मदद से जो है वो अंदर गया, ठीक है ना, इसमें उतरा। तो ग्रसनी जो है ना ये कनेक्टिंग लिंक है किसका, तो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, यानी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का दोनों का कनेक्टिव, ये एक ही लिंक है, एक ही मतलब उसका जो है ना, सो क्या बोलते हैं, हाँ नहीं ढक्कन नहीं, एक ही मतलब कॉमन पास है। क्या है, कॉमन पास है, ठीक है ना, एक मतलब कॉमन पास है, इसी में से उतरता है और यहीं से जाकर के आगे जो है एक विंड पाइप जो है आगे चला जाता है, वो किसमें, फेफड़ा में चला जाता है, और एक नीचे उतर जा करके कहां चला जाता है, स्टोमच में चला जाता है, ठीक है ना, जिसको एसोफेगस बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं, उस ग्रास नली में चला जाता है, ठीक है ना। ग्रसनी का पाइप जो है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि फेफड़ा में चला जाएगा, और एक कहां पे चला जाएगा, तो वो एसोफेगस यानी कि ग्रास नली में चला जाएगा। यहां पे जो है ना एक व्यवस्था की गई है जिसका नाम है एपिग्लोटस। क्या नाम है, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस एक ढक्कन है, ठीक है ना, जिस समय आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, जिस समय आप खाना खा रहे हैं उस समय वो एपिग्लोटस का ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, श्वास नली के लिए बंद हो जाएगा, आपके ग्रास नली के लिए खुला हुआ रहेगा, खाना आराम से नीचे आ जाएगा। और आप दोनों काम अगर एक साथ कीजिएगा, यानी कि बोलिएगा भी, सांस भी लीजिएगा, खाना भी खाइएगा, तो उसमें अगर कभी संतुलन बिगड़ा तो आपका चावल दाल कहां चला जाएगा, फेफड़ा में। कहां पे चला जाएगा, फेफड़ा में। और फेफड़ा में चला जाता तब ना कहता है कि सड़क जाएगा, सड़क नहीं कहता, मतलब ऐसा नहीं, रोड वाला नहीं, एक हाँ वो बोलता है कि सड़क जाएगा, मतलब वही एक खाना जो है ना वो कहां चला गया, एपिग्लोटिस ठीक से बैलेंस नहीं बना पाया, ठीक से संतुलन नहीं बना पाने के कारण वो सांस नली में चला गया, और उसके कारण आपको जलन महसूस होगी, सांस लेने में परेशानी होगी, हो सकता है ज्यादा अगर दिक्कत होगा तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है एसोफेगस के बारे में बताना है। एसोफेगस क्या है, तो एसोफेगस जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है ना। तो जैसा नाम से ही मतलब है नली, तो ये कुछ भी काम नहीं करता है, ये सिंपल क्या है, एक नली ही है, ठीक है ना। क्या है, एक नली ही है जो खाने को मुंह से नीचे उतार करके कहां तक पहुंचाएगा, अमाशय तक पहुंचाएगा, ठीक है ना, अमाशय तक पहुंचाने का काम करेगा। चलिए देखिए एसोफेगस के बारे में जो है ना, एसोफेगस में जो है एक गति होती है। क्या होती है, एक गति होती है। जैसे खाना आया तो क्या वो ग्रेविटेशन से हम लोग का नीचे जाता है या फिर कुछ और है कारण, हाँ प्राकुंचन की गति होती है। प्राकुंचन की जो गति कहते हैं, ठीक है ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक गति होती है, ठीक है ना, जिसको जो है ना वो संकुचन करके, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस का गति हम लोग का कहां होता है, कार्डिक में भी होता है, हम लोग के हृदय में भी होता है, किडनी में भी होता है, ठीक है ना, उसके बाद एसोफेगस में भी होता है, उसके बाद नीचे जाइएगा अमाशय, उसमें भी होगा। मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे खाना, मान लीजिए कि ये पूरा विंड पाइप है, यहाँ पे खाना, तो इसका ऊपर वाला जो भाग है ना वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो जैसे ही सिकुड़ जाएगा तो इस पे प्रेशर पड़ा, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जैसे नीचे आएगा तो फिर यहाँ वाला भाग सिकुड़ जाएगा, फिर यहाँ वाला, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके खाना को क्या करता है, नीचे उतार देता है, और खाना को नीचे उतारते कहां तक ले जाता है, स्टोमच में ले जाता है, और स्टोमच में चले जाने के बाद फिर से वो कहां जाएगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाकर के एनस से वो पास हो जाता है, ठीक है ना। तो एसोफेगस क्या है, एसोफेगस कुछ नहीं है, ग्रास नली एक सिंपल नली है, ठीक है ना। और ग्रास नली के बाद खाना कहां पहुंचेगा, डाइजेशन सिस्टम में कहां पहुंचेगा, अमाशय में। कहां पे पहुंचेगा, अमाशय में, जहां पे अमाशय में इंतजार कौन कर रहा है, पेप्सिन। कौन कर रहा है, पेप्सिन और HCl, किसका, खाना का। आप जो खाना खाए हैं उसका इंतजार कर रहा है कि आओ भाई हम जो है, हाँ हम जो है सो आपको पचाएंगे, ठीक है ना। हाँ पेप्सिन के साथ साथ रेनिन भी होता है, ठीक है ना, पेप्सिन, रेनिन और HCl, ठीक है ना। ये तीनों जो है इंतजार कर रहा होता है किसका, खाना का। और जैसे ही जाता है तो खाना पे काम कौन करने का लगता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाना के जितने भी अणु है उसको तोड़ने का, क्योंकि वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। उसका pH मान जो है लगभग 2 के आसपास होता है। कितना होता है, 2 के आसपास होता है, किसका, pH मान, ठीक है ना, HCl का। तो HCl जाहिर सी बात है एसिड में अगर किसी भी चीज को डालेंगे तो वो टूटेगा, जलेगा, ठीक है ना। तो जब वो टूटता है फिर उस पे पेप्सिन काम करता है, रेनिन काम करता है, और पेप्सिन किस चीज को तोड़ने का काम करता है, प्रोटीन को, ठीक है ना, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन जो जटिल जो अणु है, प्रोटीन का जो जटिल अणु है उसको पेप्टोन्स में तोड़ने का काम कर देता है। क्या कर देता है, पेप्टोन्स में तोड़ने का काम कर देता है। उसके बाद रेनिन जो है, तो जितना भी आप मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं, जितना
उतना क्या खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। उस मिल्क प्रोडक्ट में से जो है, मिल्क प्रोडक्ट का जो जितना भी प्रोटीन है उसको तोड़ने का जो काम करता है, उसको पचाने का जो काम करता है, कौन करता है, रेनिन, ठीक है ना। कौन करता है ये सब अमाशय करता है। कौन करता है, अमाशय करता है। देखिए अमाशय जो है ना वो 3 तरह का अमाशय जो है हम लोग का स्टोमच जो इसको उदर बोलते हैं, वो जो है ना एक जे लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, जे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। जे जैसे लिखते हैं ना, कैपिटल जे जैसे लिखते हैं, वैसा ही एक स्ट्रक्चर है। तो इसको ना स्ट्रक्चर को 3 भाग में बांट दिया गया। क्या किया है, 3 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को 3 भाग में, और 3 प्रकार की कोशिका का बना हुआ है, इसके लिए इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहली जो कोशिका है ना, पहली जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, तो कार्डिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिका। क्या बोलते हैं, कार्डिका। चूंकि वो हम लोग का जो हार्ट होता है ना, हम लोग का हार्ट कहां पे होता है, हम लोग का कार्डिक कहां पे होता है, तो कार्डिक यहां पे होता है, ठीक है ना। तो इससे वो सटा हुआ होता है, कार्डिक से सटा हुआ होता है, तो इस कारण इस सटे हुए भाग का क्या नाम दे दिया जाता है, कार्डिका। क्या नाम दिया जाता है, कार्डिका। कार्डिका को हिंदी में जठर अग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर अग्नि। कार्डिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर अग्नि बोलते हैं। उसके बाद जो है ना दूसरा जो पार्ट है उसको जठर निग्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट को जठर निग्मी बोलते हैं। और तीसरा जो पार्ट है ना उसको फेंडिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेंडिस बोलते हैं। ये तीनों जो भाग है ये किसका है, ये तीनों भाग किसका है, अमाशय का। किसका भाग है, अमाशय का भाग है। और ये तीनों भाग मिलकर के महत्वपूर्ण काम का ये करेगा, काम मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग काम करेगा। और ये तीनों भाग मिलकर के खाना को क्या करेगा, तो घुमाएगा। क्या करेगा, खाना को घुमाएगा, ठीक है ना। जैसे मिक्सी में आप खाना को डाल करके ऑन कर दीजिए, क्या करेगा, पूरा उसको मसल देगा। क्या करेगा, पूरा मसल देगा। वैसा ही काम जो है ना, जैसा मिक्सी में होता है, तो उतना तेज या फिर उतना फास्ट तो नहीं, लेकिन आसानी से एक जो पिछले जो अभी बताए थे गति होता है, उस गति के कारण पूरा जितना भी खाना गया ना सबको तोड़ा जाता है। उस संकुचन और डायल्यूशन के हिसाब से जो है उस खाना को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और वो खाना किस में मिला हुआ रहता है, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला हुआ रहता है। तो उस खाना में जितना प्रोटीन का कण है उस पर कौन काम करेगा, पेप्सिन। कौन काम करेगा, पेप्सिन। और मिल्क प्रोडक्ट है उस पर कौन काम करेगा, रेनिन। और उस सब को तोड़ते रहेगा। और जब पूरा तोड़ ताड़ देगा उसके बाद उसको कहां पे उतारेगा, ड्यूडेनम में। कहां पे उतारेगा, ड्यूडेनम में। अब ये ड्यूडेनम किस पार्ट का भाग है, तो ड्यूडेनम जो है ना छोटी आंत का पार्ट है, ठीक है ना। छोटी आंत का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये थैली है, इस थैली से अब जो एक लिंक बना वो यू आकार का लिंक होता है। कैसा होता है, यू या सी, जैसा भी आप याद रख लीजिए, यू या सी आकार का एक मतलब स्ट्रक्चर होता है जो छोटी आंत होती है। क्या होती है, छोटी आंत होती है। जैसे समझिए अभी आप लोग का मुंह है, मुंह से क्या लगा, फेरिंग्स। क्या लगा, ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे आइए एक और पाइप मिलेगा, क्या चीज, ग्रास नली। और ग्रास नली से नीचे आइएगा तो आपको क्या मिलेगा, अमाशय। तो मुंह में खाना खाए, ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में गया, ग्रास नली से कहां गया, अमाशय में गया। अब अमाशय का भी तो नीचे कोई द्वार होगा, तो अमाशय का जो स्प्लिंटर होता है जिसको द्वार बोलते हैं, वो अमाशय का जो स्प्लिंटर होता है वो कहां पे होता है, तो वो छोटी आंत में खुल रहा है। किसमें खुल रहा है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत जो है ना वो कहने में छोटी है लेकिन है वो एक्चुअल में बड़ी। क्या है वो एक्चुअल में बड़ी। वो कितना बड़ी होता है, तो 20 से 25 फीट के आसपास होता है। कितना होता है, तो 20 से 6 से 8 मीटर के आसपास होता है। क्या चीज, तो छोटी आंत, ठीक है ना। अब छोटी आंत का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा भाग है, ड्यूडेनम। छोटी आंत का 3 भाग है। क्या भाग है, 3 भाग है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है उसका क्या नाम है, ड्यूडेनम। दूसरा जो भाग है उसका क्या नाम है, जोजिनम। दूसरा जो भाग है उसका क्या नाम है, जोजिनम, ठीक है ना। और तीसरा जो भाग है उसका क्या नाम है, तो इलियम। तीसरा भाग का नाम क्या है, इलियम। तो आपसे प्रश्न बार बार पूछता है कि जोजिनम किसका भाग है, ठीक है ना, इलियम किसका भाग है, ड्यूडेनम किसका भाग है। तो उस समय जो है आप एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। और 3 भाग में आगे हम बांटेंगे किसको, फिर बड़ी आंत को भी, तो याद रखिएगा। और 3 भाग में बांटे थे किसको, अमाशय को भी, ठीक है ना। तो रूल ऑफ 3 भी बताएंगे, सबसे लास्ट में बताएंगे रूल ऑफ 3 क्या होता है। तो ये जो है ड्यूडेनम जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, खाना को पचाने में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाता है तो कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम भाग है, ठीक है ना। जो छोटी आंत का पार्ट होता है, एक ऐसा सी या यू आकार का एक पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, तो लिवर जो पढ़ते हैं जिसको यकृत बोलते हैं, जिसको जिगर बोलते हैं, ठीक है ना, इसका। और एक और भाग है जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज। ये सब क्या है, ग्रंथि है, ठीक है ना। पेनक्रियाज ग्रंथि के बारे में आगे थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पेनक्रियाज ये दोनों का जो है ना सो करके एक डक्ट के हिसाब से जो है खुल जाता है, कहां पे,
ड्यूडेनम में खुल जाता है। कहां पे खुलता है? ड्यूडेनम में खुलता है। दूसरा चीज एक और है जिसका नाम है क्या चीज? तो गॉल ब्लैडर। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर का भी जितना भी जूस आता है वो भी उसमें आकर के गिर जाता है। तो ड्यूडेनम में जो है ना ये तीनों चीज मिल करके और जितना भी खाना जो अब पिस्ता होकर के जो काइम के रूप में जो निकला है खाना, उस खाना में से अब उसको पचाएगा, ठीक है ना। जितना भी पोषक तत्व है वो सारा पोषक तत्व को निचोड़ेगा और पोषक तत्व को अलग करेगा। क्या करेगा? पोषक तत्व को अलग कर देगा, सबको छोटा छोटा कण में तोड़ देगा। क्या करेगा? छोटा छोटा कण में तोड़ देगा। देखिए सबसे पहले जो है ना इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगी वो क्या निभाएगी? लिवर। क्या निभाएगी? लिवर। पहले सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाएगी वो लिवर निभाएगी। लिवर क्या करता है? लिवर एक रसायन का निर्माण करता है, ठीक है ना। किस चीज का निर्माण करता है? एक रसायन का, जिसका नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस, ठीक है ना। बाइल जूस। अब बाइल जूस उसको हिंदी में पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पित्त रस बोलते हैं। अब सबसे जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज है वो क्या चीज है? तो प्रोटीन नहीं, वसा नहीं, प्रोटीन, वसा नहीं, प्रोटीन। सबसे जो कॉम्प्लेक्स चीज है ना वो क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन के बाद जो सबसे ज्यादा जो खाते हैं, जो जब सबसे ज्यादा हम लोग को के शरीर से निकालने की जरूरत है, जो हानि करता है, वो क्या चीज है? वसा। क्या है? वसा। तो वसा जो है वो तेलीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तेलीय पदार्थ होता है। जितना भी आप तेलीय पदार्थ खाते हैं ना वो सारा क्या है? तो वसा है। अब वो वसा को जो है ना सो शरीर का कोई दूसरा अंग उसको ठीक से पचा नहीं पाता है, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा अंग दिया गया। क्या चीज? तो लिवर। क्या दिया गया? लिवर। लिवर क्या करता है? एक बाइल जूस बनाता है। और बाइल जूस जो है ना आकर के बाइल डक्ट में, मतलब बाइल जो ब्लैडर है, ठीक है ना, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उस गॉल ब्लैडर में आकर के वो जमा रहता है। धीरे धीरे बनते रहता है और धीरे धीरे आकर के इसमें जमा होते रहता है। और पित्ताशय बोलते हैं उसी को, गॉल ब्लैडर को ही पित्ताशय बोलते हैं। वो पित्त जो है ना, पित्त के आशय, पित्त के आशय मतलब पित्त का जो घर है उसमें आकर के जमा होते रहता है। और ये जमा होकर के ड्यूडेनम में जब गिरता है ना, तो जितना भी आप वसा खाए हैं, जितना भी आप तेलीय पदार्थ खाए हैं, उस सबको पचाता नहीं है, सबको तोड़ता है। क्या करता है? बड़ा बड़ा जो अणु आप खाए हैं उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम करता है, जिसको जो है ना सो इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या शब्द है इसके लिए? इमल्सिफिकेशन। और हिंदी में उसके लिए पाइसीकरण, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, कुछ अलग वर्ड नहीं है, सिंपल समझिए। वो बड़ा बड़ा अणु को क्या करता है? छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है और तोड़ करके कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया, आगे तुम अब पेनक्रियाज से अपना काम करवा लो। ये पूरे खाना को पचाने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? पेनक्रियाज। कौन निभाता है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना लगभग 3 तरह का मेन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? 3 तरह का मेन एंजाइम प्रोड्यूस करता है। और पेनक्रियाज जो है एंजाइम के साथ साथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है और भी बहुत सारा एंजाइम प्रोड्यूस करता है। लेकिन 3 तरह का जो मेन एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो कहां पे डालेगा? ड्यूडेनम में। कहां पे डालेगा? ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम जो है ना एक समझिए कि एकदम वो फैक्ट्री है, मेन फैक्ट्री है, जहां पे सब अपना अपना रसायन बना के डालेगा और वहां पे वो पूरा काम होगा। हाँ, वो मिक्सी वहां पे चलेगा, ठीक है ना। तो पेनक्रियाज जो डालता है वो कौन चीज से डालता है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा सब ALP करके, समझे। सबसे पहले एमाइलेज डालता है। क्या डालता है? एमाइलेज। दूसरा क्या डालता है? लाइपेज। क्या डालता है? लाइपेज, ठीक है ना। और तीसरा क्या डालता है? तो टाइलिन, ठीक है, ट्रिप्सिन, 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 ठीक है ना। तीसरा क्या डालता है? ट्रिप्सिन डालता है, ठीक है। पहला क्या डालता है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये 3 चीज डाल दिया। जितना भी हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं ना, उसमें 5 चीज रहता है। क्या रहता है? मात्र 5 चीज रहता है। जितना भी खाना खाए, अगर 1/6 पानी को भी इंक्लूड कर ले तो इसके अलावा आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। मात्र 6 चीज रहता है, ठीक है ना। क्या चीज रहता है? तो सबसे पहले रहेगा या तो उसमें रहेगा क्या चीज? तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या रहेगा? प्रोटीन। तीसरा क्या रहेगा? वसा, ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्या रहेगा? तो विटामिन। क्या रहेगा? विटामिन। और 5वां क्या रहेगा? तो मिनरल्स, ठीक है ना, जिसको खनिज लवण बोलते हैं। और 6ठा क्या रहेगा? तो पानी। इसके अलावा आप दुनिया का कुछ भी खाते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं रहता है, ठीक है ना। यही 5-6 चीज रहता है। और ये 5-6 चीज को जो मतलब पचाने की व्यवस्था जो है वो हमारे शरीर के द्वारा की गई है। अब इसके बाद आप कहिएगा कि सर जी दारू पीते हैं, वो कहाँ है? वो क्या है? वो प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है कि वो वसा है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, विटामिन है कि मिनरल है? वो क्या है? हम लोग जो अल्कोहल का सेवन करते हैं वो क्या है? कि जल है? क्या है? तो वो पॉइजन है। क्या है? पॉइजन है। शरीर जिस चीज को पचाने में असक्षम है उस चीज को आप पॉइजन मान लीजिए, ठीक है ना। बाकी जितना भी चीज, अब कल को पत्थर खा लीजिएगा, आप कहिएगा ये क्या है? ये आपके लिए पॉइजन है, ये आपके लिए जहर है, ठीक है ना। आप कुछ दूसरा चीज, कल को आप मैदा खा लीजिएगा, कहिएगा कि मैदा क्या है?
है? तो पॉइजन है आपके लिए। कल को आप एक्सेस साल्ट खा लीजिएगा, वो क्या है आपके लिए? वो जहर है, ठीक है ना। सोडा खा लीजिएगा, क्या है? वो जहर है। उस चीज सब चीज को पचाने के लिए व्यवस्था ही नहीं किया गया है। जिसको पचाने के लिए व्यवस्था किया गया है वो सब फूड है, समझे। अब बाकी चीजें क्या है? तो आपके लिए पॉइजन है। हालांकि वो आपको मारे या ना मारे, नहीं मारेगा तो अंग को खराब कर देगा, नहीं मारेगा तो क्या करेगा? ऑर्गन को डैमेज कर देगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं, तो ये तीन जो फैक्टर है जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है ना। ये तीनों चीज का पाचन होता है। ये तीनों चीज का क्या होता है? पाचन होता है। मतलब बड़ा अणु गया, उसको छोटा अणु करके तब शरीर ग्रहण करेगा। उसके बाद जो विटामिन गया, मिनरल गया और पानी गया ना, ये सब चीजों को जो है ना शरीर डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस समय पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पेनक्रियाज जो है ना, अग्न्याशय जिसको हिंदी में बोलते हैं, अग्न्याशय तीनों चीज को पचाने की व्यवस्था किए हुए हैं। सबसे पहले एमाइलेज निकालता है। एमाइलेज क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे काम करके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज लेकर के बोलेगा कि जाओ शरीर में और इसको जो है सब कोशिका को दे दो, वो अपना एटीपी का निर्माण कर लेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो जितना भी इमल्सिफाइड वसा आता है, जितना भी इमल्सिफाइड वसा आता है, पाइसीकृत जितना भी वसा आएगा, उस पर काम करेगा लाइपेज। और लाइपेज उसको तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देगा और बोलेगा कि ये लेकर के जाओ और सब सेल को दे दो। और जितना भी सेल के पास एडिपोज टिश्यू होगा, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू, उसमें बोल देना कि उसको संरक्षित करके अपना रख लेगा, जिस दिन जरूरत होगा उस दिन निकालेगा। उसका तीसरा चीज आया, उसका नाम है क्या चीज? तो प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। प्रोटीन, तो प्रोटीन के लिए भी व्यवस्था रखे हुए क्या चीज? तो ट्रिप्सिन। क्या रखे हुए? ट्रिप्सिन। तो जितना भी पेप्सिन जो है, जितना भी प्रोटीन को पेप्टोड में बदल दिया था, ठीक है ना, उस सारे पेप्टाइड को जो है ना, ये क्या करेगा? तोड़ करके और लास्टली क्या बना देगा? तो एमिनो एसिड। क्या बना देगा? एमिनो एसिड। क्या बना देगा? एमिनो एसिड, ठीक है ना। और वो एमिनो एसिड को लेकर के दे देगा और बोलेगा कि इसको ले जा और बोल देना जितना भी कोशिका है सबको दे देना, बोलना कि अपना इससे मजबूती का निर्माण कर लेगा, या फिर जो भी अगर मतलब हाँ स्टोर कर लेगा, या फिर अगर ऊर्जा का निर्माण करना है तो ऊर्जा का निर्माण कर लेगा, ठीक है ना। ये तीनों हो गया, तीनों का कहानी खत्म। उसके बाद जो बच गया वो विटामिन और क्या बच गया? मिनरल्स और जल। ये तीनों का अवशोषण जो है सो बड़ी आंत बहुत आसानी से कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा जो है इसमें देखते हैं। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, फूड जब माउथ में रहता है ना, फूड जब माउथ में रहता है, यानी कि आप जो खाना मुंह में डाले तो उसका नाम क्या है? खाना। उसका नाम क्या है? खाना। उसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जैसे ही आपके वो फेरिंक्स से जो है जैसे ही उतरा एसोफेगस में गया, उसका नाम क्या पड़ जाता है? तो बोलस। क्या नाम पड़ जाता है? बोलस। क्या नाम पड़ जाता है? बोलस। ध्यान से बोलिए, क्या नाम पड़ जाता है? बोलस। तो जितना भी खाना मुंह से नीचे उतरा, गला से नीचे उतरा, वो क्या बन गया? बोलस। क्या बन गया? बोलस। और बोलस जब जो है ना, सो आपको ये सारा प्रोसेस होने के बाद जब वो छोटी आंत से निकलेगा जब, तो क्या बन के निकलेगा? काइम। क्या बन के निकलेगा? काइम, ठीक है ना। क्या बन के निकलेगा? काइम। तो फूड का ही तीन रूप, ठीक है ना, तीनों अवस्था में तीन रूप। मुंह में दिए तो क्या हुआ? फूड। अंदर गया तो क्या बन गया? बोलस। और बोलस जब बोलस का जब पाचन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? काइम। क्या बन जाएगा? काइम, ठीक है ना। तो बड़ी आंत में जो पहुंचती है वो क्या पहुंचती है? काइम पहुंचती है। क्या पहुंचती है? काइम पहुंचती है। और वही काइम जो है लास्ट में मल द्वार यानी कि एनस से होकर के और आप लोग फ्लश कर देते हैं, ठीक है ना। इसी बीच में सारी क्रियाएं होती है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो पार्ट आता है वो क्या आता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए अभी जैसे ही बताया कि ये है स्टोमच है, स्टोमच से क्या जुड़ा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो छोटी आंत का कौन सा पार्ट सबसे पहले? डोडेनम। कौन सा पार्ट? डोडेनम। डोडेनम के बाद जोजुनम और जोजुनम के बाद इलियम, ठीक है ना। यही तीनों पार्ट मिलकर के खाना का क्या करेगा? पाचन भी करेगा, अवशोषण भी करेगा। क्या करेगा? खाना का पाचन भी करेगा, अवशोषण भी करेगा। तो पाचन के लिए तो बताया कि डोडेनम में जो है सो क्या क्या चीज मिलेगा? लीवर जो है सो अपना एंजाइम देगा, क्या चीज? वाइल जूस। लीवर क्या देगा? वाइल जूस। और पेनक्रियाज इधर से क्या दे देगा? तो पेनक्रियाज दे देगा आपको एमाइलेज दे देगा, लाइपेज दे देगा, ट्रिप्सिन दे देगा और सबको छोटा छोटा में तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद जो है ना सो लास्ट में जो है ये जो काइम है, इस काइम से यानी एकदम पिसा हुआ जो है ना, सो समझिए जो वो काइम रहता है एकदम बुरकुड़ा, उस काइम में से जो है ना सो लास्ट में हमारे जितना भी छोटी आंत का दीवार है ना, उस दीवार पे एक विलाई लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आता है। क्या रहता है? जैसे ये है ना,
ये स्ट्रक्चर जैसा है ना, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको उसका नाम दिया गया विलाई। क्या नाम दिया गया? विलाई, ठीक है ना, विलाई। वो विलाई जो है ना निकली निकली एक कोशिका रहती है। क्या रहती है? निकली निकली कोशिका रहती है, और उसमें छोटा छोटा छिद्र रहता है। वो छिद्र क्या करता है ना कि जितना भी अवशोषित चीज है वो पहचान लेता है कि इसमें कौन प्रोटीन है, कौन वसा है, कौन जो है एमिनो एसिड है, कौन इसमें जो है ग्लूकोज है, सबको पहचान करके उसको सक कर लेता है अपने अंदर। क्या कर लेता है? अपने अंदर खींच लेता है। और बाकी जितने भी मल है वो धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए और ट्रेवल करते करते कहां चले जाते हैं? बड़ी आंत में। कहां चले जाते हैं? बड़ी आंत। बड़ी आंत का मोटाई जो है ना वो मोटा होता है। क्या होता है? मोटाई मोटा होता है। और छोटी आंत का मोटाई पतला होता है, ठीक है ना। और छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ा और छोटा में भी एक संबंध है। जितने भी शाकाहारी जीव होंगे ना, जितने भी शाकाहारी जीव होंगे उसमें छोटी आंत क्या होगा? बड़ा। छोटी आंत क्या होगा? बड़ा। और जितने भी मांसाहारी जीव होंगे उसमें छोटी आंत क्या होगा? छोटा। छोटी आंत क्या होगा? छोटा। तो हम लोग जो है ना टेक्निकली जो है, हम लोग टेक्निकली यानी कि नेचर के द्वारा जो बनाए गए वो कैसा जीव बनाए गए? शाकाहारी, ठीक है ना। बाद में चल करके हम लोग जो है सर्वाहारी बन गए, मांस उसको भी खाने लगे। लेकिन प्रकृति हम लोग को उस तरह से नहीं बनाया था। प्रकृति हम लोग को चना, मूंग, मटर, मक्का, गेहूं ये खाने के लिए बनाया था, ठीक है ना। हम लोग बाद में खाने लगे। तो हम लोग में जो छोटी आंत होगा वो कैसा होगा? बड़ा। छोटी आंत कैसा होगा? बड़ा होगा। और वही शेर में जो छोटी आंत होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। छोटी आंत छोटा होगा और बड़ी आंत बड़ा होगा। तो जो मांसाहारी है उसमें सही रहता है, जो शाकाहारी है उसमें उल्टा हो जाता है। इसको याद रखिएगा। और 4 गुना का अंतर रहता है। मान लीजिए कि अगर 5 मीटर का जो है ना, अगर मान लेते हैं कि 5 फीट का जो है आपका बड़ी आंत है, 5 फीट का आपका बड़ी आंत है, तो ये जो है ना आपका छोटी आंत जो होगा वो कितना का होगा? तो 20 फीट का होगा। कितना फीट का होगा? 20 फीट का। और पूरा आपका जो यहाँ से मुंह से जो शुरू हुआ, मुंह से लेकर के और एनस तक का जो रेक्टम तक का जो भाग है वो पूरा कितना है? 30 फीट का है। तो मान लीजिए पूरा जो है ना इसमें 20 फीट तो आप देख रहे हैं छोटी आंत है, 5 फीट आप देख रहे हैं क्या चीज? बड़ी आंत है। तो 20 और 5 25 फीट तो आपका यही हो गया। तो 5 फीट में पूरा स्टोमच वगैरह जो है ये सब 5 फीट में ही पूरा एडजस्ट है, ठीक है ना। हाँ, हालांकि उसको खोलेंगे तो फिर और आगे बढ़ जाता है। हो सकता है वो 20 से 28 हो जाए, 28 मतलब कि, या फिर थोड़ा सा बड़ी आंत छोटी आंत का जो है वो लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा आपके शरीर के हिसाब से, जैसा आपका शरीर है उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ घट सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखिएगा रेशियो जो है वो 1:5 का ही रेशियो रहता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखते हैं डुओडेनम में जो है सो छोटी आंत में डुओडेनम में पाचन होता है। और उसके बाद जुजुनम में क्या होता है? तो इसमें जो है सो जितना भी है ना वो सब अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। और इलियम में जो है ना, इलियम में क्या होता है? तो लगता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। इलियम में क्या होता है? लगता है कोई कुछ छूट तो नहीं गया। मान लीजिए एमिनो एसिड का ही ठीक से नहीं टूटा होगा, प्रोटीन सब नहीं टूटा होगा, या फिर और भी नहीं, तो इसको और थोड़ा सा भुरभुरा बनाया जाएगा और इसको पीसा जाए, ठीक है ना। इसको और पीसा जाए और उसके बाद जो है सो लास्ट में ये जो रहता है वो अवशोषण होता है, ठीक है ना। नहीं तो लास्ट में ये कहां चला जाएगा? बड़ी आंत में कायम के रूप में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसका जो स्किन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, वो लार्ज इंटेस्टाइन को याद रखिएगा 1.5 मीटर के आसपास होता है, ठीक है ना। कितना मीटर होता है? 1.5 मीटर के आसपास होता है। अच्छा देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, बड़ी आंत जिसको कहते हैं, इसका भी 3 भाग है। क्या भाग है? 3 भाग है। कौन कौन सा भाग है? तो सिक्कम, कोलम और रेक्टम। याद रखिएगा, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। सिक्कम, कोलम, रेक्टम ये किसका भाग है? बड़ी आंत का। सिक्कम, कोलम, रेक्टम किसका भाग है? बड़ी आंत का। रेक्टम जो होता है ना वो सबसे लास्ट का होता है, ठीक है। रेक्टम जो होता है सबसे लास्ट का होता है। और रेक्टम का जो मतलब स्प्लिंटर होता है, वो स्प्लिंटर कहाँ खुलता है? तो डायरेक्ट एनस में खुलता है। रेक्टम का जो स्प्लिंटर होता है वो कहाँ खुलता है? तो डायरेक्ट एनस में खुलता है, ठीक है ना, मल द्वार जिसको बोलते हैं। इसके बाद देखिए, और ये पेरिसेंटलिस जो गति बोले हैं, वो गति जो है ना वो हर जगह होते ही रहेगा, ठीक है ना। और उसी गति से धीरे धीरे खाना जो है वो आगे बढ़ते जाएगा। खाना जो आगे बढ़ते जाएगा वो उसी गति से आगे बढ़ता है। मतलब वही होता है कि एक में संकुचन हुआ तो दूसरा थोड़ा सा आगे फूल गया तो खाना नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पे संकुचन होगा तो फिर थोड़ा सा खाना आगे बढ़ जाएगा। यानी आप उल्टा होकर के भी जो है ना जूस वूस पीजिएगा, पानी उन्हें पीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि मुंह से बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए आप सर के बल खड़ा हो जाइए, ठीक है ना, और उसके बाद खाना आप खाइए, फिर भी आराम से चला जाएगा। क्या है? कि पूरा हर जगह स्प्लिंटर है लगा हुआ, हर जगह द्वार है लगा हुआ। एक जगह गया फिर उससे आगे फिर द्वार है लगा हुआ, उधर लॉक हो गया, अब वापस नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इसी में कभी कभी वॉल्व गड़बड़ा जाता है, वो स्प्लिंटर गड़बड़ा जाता है तो लोगों को खट्टा ढकार जो बोलते हैं, ठीक है ना। वो एसिड रिफ्लेक्स जो होती है, मतलब वो एसिड का जो पूरा सिस्टम है वो किसमें रहती है? अमाशय में, ठीक है ना। वो कभी कभी रिफ्लेक्स हो जाती है, कभी कभी क्या होती है? रिफ्लेक्स हो जाती है, ठीक है ना।
क्या हुआ? वोमिटिंग। वोमिटिंग जो होता है ना, वोमिटिंग देखिए किस कारण से होता है। वोमिटिंग क्या होता है, जब आप कहीं स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं, क्या होता है, कभी स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, आपका खाना जो है ना वो हमेशा क्या है, तो मिक्सी की तरह गुलुर कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो हमेशा है ना, जैसे सांप चलता है ना, वैसे आपका छोटी आंत बड़ी आंत सब ऐसे ऐसे करके खदर बदर करके सब चलते रहता है अंदर में। कभी देखिएगा ना रेडियोलॉजिस्ट के पास जाकर के अल्ट्रासाउंड में देखिएगा, पूरा एकदम हमेशा सब चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आगे बढ़ता, जो जहां पे है ना वहीं पे ऊपर नीचे ऐसे करके होते रहता है। तो जब आप ट्रेवल करते हैं, गाड़ी को स्पीड में चलाते हैं, ठीक है ना, तो आपका वो ट्रेवलिंग का जो डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। मतलब आपका आंत जो है वो ऐसे जा रहा है और आप जो है सो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी चीज है, आपके जो अमाशय में रखा हुआ भोजन है, आपके जो अमाशय में रखा हुआ भोजन है, वो भोजन जो है ना हमेशा घूमते रहता है। तो जब आप स्पीड में जाते हैं ना, तो आपका ग्रेविटी थोड़ा सा, मतलब वो जो है वो भोजन का थोड़ा सा कम हो जाता है, तो भोजन आपका ऊपर आने लगता है। क्या हो जाता है, ऊपर आने लगता है। और स्पीड के कारण आपका माइंड, ठीक है ना, पूरे सिस्टम के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाता है, ठीक से संतुलन नहीं बैठा पाता है, जिस कारण से वो स्प्लिंटर खुलता है और पूरा खाना जो है क्या हो जाता है, वापस मुंह से वापस आ जाता है, ठीक है ना। तो उल्टी जो है ना, वोमिटिंग, वो एक अलग टेंडेंसी है, वो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होते रहेगा। चलिए अभी देखते हैं थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में, देखते हैं क्या देखते हैं ग्लैंड्स के बारे में। अच्छा, एक चीज छूट गया, ठीक है ना, क्या चीज छूट गया, तो देखिए इसके बारे में, एस्टोमच के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, एस्टोमच के बारे में। एस्टोमच जो है ना, एस्टोमच जो है, ये एस्टोमच जो है सो इसके अंदर में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस, ठीक है ना, म्यूकस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत ही अच्छा रोल है। म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या है, बहुत ही अच्छा रोल है। अब देखिए जितना भी हम लोग का वो थैली है, उस थैली में आपको कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर रहा है। क्या गिर रहा है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिर रहा है। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर इस सीमेंट में डाल देंगे ना, तो उसको जलाने लगेगा, समझे। और वो pH2 वैल्यू का जो है एसिड जो है हमारे किस में गिर रहा है, तो अमाशय में गिर रहा। तो क्या अमाशय का दीवार खराब नहीं होगा, अमाशय के दीवार को जलाएगा नहीं। तो उस जलाव से बचाने के लिए जो है ना, हमारे अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। क्या रहता है, म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना, जस्ट लाइक आप समझ लीजिए एक चिपचिपा पदार्थ रहता है, ठीक है ना, चिपचिपा पदार्थ रहता है। कभी नाक से नेटा निकला है, सभी लोग को निकलता है, जैसा वो स्ट्रक्चर रहता है ना, उसी तरह का वो स्ट्रक्चर रहता है एकदम। तो मतलब उस स्ट्रक्चर पे ना वो क्या होता है कि वो अटैक नहीं कर पाता है, क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से अटैक नहीं कर पाता है। एक दूसरा आप लोग सुने होंगे कभी कभी, पेप्टिक अल्सर सुने होंगे। पेप्टिक अल्सर बीमारी सुने हैं। पेप्टिक अल्सर का क्वेश्चन पूछता है कि पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है, किसके कारण होता है पेप्टिक अल्सर। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जब कमजोर पड़ जाता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि आपका जितना भी पेप्टिक है ना, यानी कि आपका जो स्टोमच है ना, उसमें धब्बा धब्बा घाव हो जाएगा, उसके अंदर घाव हो जाएगा। वो क्यों होता है ये बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि आप डेली 9 बजे खाना खा लेते हैं। क्या करते हैं, 9 बजे खाना खा लेते हैं। तो डेली 9 बजे जो है सो लगभग वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके शरीर का सिस्टम समझ जाएगा। डेली 9 बजे हमको क्या करना है, 1 से 1.5 लीटर तक जो है सो 1.5 से 2 लीटर तक इसका स्राव होता है। किसका, गैस्ट्रिक जूस का। गैस्ट्रिक जूस का जो है श्रावण सो 1.5 से 2 लीटर तक होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण हुआ, ठीक है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण हुआ और खाना कुछ आज है ही नहीं, तो किस पे वर्क करेगा, खाना रहेगा तो खाना को तोड़ने का काम करेगा, खाना को जलाने का काम करेगा, और खाना है ही नहीं तो किस पे वर्क करेगा। तो उसी में श्राव होकर के उसी में रह जाएगा। आप घूम रहे हैं, वो धीरे धीरे जाकर के उसके दीवार में टकरा रहा। तो म्यूकस भी कितना बर्दाश्त करे। अगर आप ये चीज को डेली रिपीट कर रहे हैं तो डेली श्राव होगा, डेली उससे टकराएगा। तो वही टकराव के कारण ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस दीवार को जला देता है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर नाम देते हैं। पेप्टिक अल्सर देते हैं, बहुत बेकार बीमारी है, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सर। चलिए, तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जो है हमारे अमाशय की दीवार को कौन बचाता है, तो याद रखिएगा म्यूकस बचाता है, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन बचाता है। चलिए थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में अभी बताए थे, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। क्या बताए थे, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं हमारे शरीर में, 6।
3 जोड़ा, अगर 3 बोल रहे हैं तो 3 जोड़ा बोलिए, ठीक है ना, कितना होता है 6, या फिर 3 जोड़ा होता है, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, इसी करके दोनों तरफ सेम रहता है, ठीक है ना, सेम रहता है इसमें। कौन, उसके बाद दूसरा जो ग्लैंड है वो कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे होगा, तो ये अमाशय में होगा, कहां पे होगा, अमाशय यानी कि स्टोमच में होगा। तीसरा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, लिवर। क्या है, लिवर। लिवर के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा क्या है, तो पेनक्रियाज। क्या है चौथा, पेनक्रियाज। और पांचवा क्या है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है क्या, ड्यूडेनम, ठीक है ना। यही पांचों मिलकर के जो है ना सो क्या बनाता है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। पूरा क्या बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। यही पांचों जो है, मतलब पांचों ग्लैंड जो है ना सो हेल्प करता है पूरा डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम तो क्या चीज, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड दोनों मिल करके बनाता है, ठीक है ना। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखे थे। तो सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सा होता है, तो पैराइटेड ग्लैंड होता है, उसके बाद सबलिंगुअल होता है और सब मैंडिबल होता है। कौन होता है, सब मैंडिबल होता है। तीनों ग्लैंड होता है, पैराइटेड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबल होता है। तो पैराइटेड ग्लैंड का अवस्था कहां पे होता है, कान के नीचे। पैराइटेड ग्लैंड कहां होगा, कान के नीचे। सबलिंगुअल कहां पे होगा, हाँ दांत के नीचे। सबलिंगुअल कहां पे होगा, तो दांत के नीचे, यहां पे होता है। सबलिंगुअल कहां पे होता है, यहां पे होता है, ठीक है ना। और सब मैंडिबल कहां पे होता है, तो वो गर्दन में होता है। कहां पे होता है, गर्दन में होता है। कभी कभी जो है ना सो ये जो पैराइटेड ग्लैंड है, इस पैराइटेड ग्लैंड में कभी कभी क्या होता है कि वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। और इस वायरल इन्फेक्शन के कारण ना पैराइटेड ग्लैंड सूज जाता है। क्या हो जाता है, सूज जाता है। और वो सूज जाने की बीमारी को नाम दिया गया है क्या, मम्स। क्या नाम दिया गया, मम्स। क्या नाम दिया गया, मम्स। तो मम्स जो है ना, देखते होंगे किसी किसी का ये सूजा हुआ रहता है, ठीक है ना। हाँ बचपन में ज्यादा करके देखते हैं। गलसुआ हालांकि एक अलग बीमारी है। गलसुआ जो है ना वो यहाँ पे एक टॉन्सिल रहती है, टॉन्सिल के बढ़ जाने के कारण होता है। यहाँ पे एक क्या हुआ, हाँ टॉन्सिलाइसिस होता है, ठीक है ना। देखिए मतलब सीधा सीधा समझिए कि यहाँ पे जो ग्लैंड होता है ना, यहाँ पे जो ग्लैंड होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है, पैराइटेड ग्लैंड। तो पैराइटेड ग्लैंड के सूजन के कारण जो बीमारी होती है उस बीमारी को क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। टॉन्सिलाइसिस एक अलग ही बीमारी है, ठीक है ना, उसमें भी कंडीशन सेम ही होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं सब मैंडिबल ग्लैंड देखते हैं, ठीक है ना। सब मैंडिबल ग्लैंड जो है ये कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, तो 60% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। कितना करता है, तो 60% सलाइवा जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, सब मैंडिबल करता है, ठीक है ना, सब मैंडिबल करता है। और ये जो है ना सो पैराइटेड ग्लैंड जो है मात्र 20%, सबसे बड़ा है लेकिन मात्र 20% ही ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। कौन, सब मैंडिबल। हाँ इसके बाद देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है ना। सबलिंगुअल ग्लैंड का क्या काम है, तो सबलिंगुअल ग्लैंड का जो काम है ना वो मतलब स्लाइवा तो प्रोड्यूस करेगा ही। जिस स्लाइवा में जो है सो टाइलिन और क्या रहेगा, एमाइलेज रहेगा। इसके साथ साथ जितना भी वायरस बैक्टीरिया से जो सुरक्षा प्रदान करता है हमारे मुंह में, जैसे आप खाना खाए उसमें जो वायरस बैक्टीरिया है उससे जो मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करेगा वो कौन करेगा, तो यही सबलिंगुअल ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, जो आपको ये करेगा, आपको वायरस बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगा। और ये सबलिंगुअल ग्लैंड का दूसरा एक और काम है कि जो मुंह का पीएच वैल्यू है उस पीएच वैल्यू को भी मेंटेन रखेगा। जो मुंह का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.8, कितना होता है, 6.8 होता है। और 6.8 होता है, ठीक है ना, 6.8 हो रहा है, 6.5 मान में आ रहा है क्या। देखिए बताते हैं, जैसे आप खाना खाइएगा ना उस समय जो लार का जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ हो जाता है। और उससे पहले जो खाना खाने से पहले रहता है वो 6.5 रहता है। तो 6.8 ही याद रखिएगा, काम चल जाएगा। क्या हुआ, जो भी मानना है मान लीजिए, ठीक है ना। 6.5 से लेकर के 6.8 तक याद रखिएगा। प्रश्न जब पूछेगा तो वहां पे 6.8 ही आपको ऑप्शन दिखेगा। अगर 6.8 ऑप्शन नहीं दिखेगा तो 6.6 तब देगा, ठीक है ना। या फिर और एक दूसरा होता है, क्या हुआ, क्या दोनों रहेगा, दोनों रहेगा तो 6.8 दीजिएगा। जहां पे दोनों रहेगा वहां 6.8 दीजिएगा, ठीक है ना। छोड़ दीजिए ना, किताब में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। किताब भी भगवान भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि बताते हैं जो चीज बताते हैं ना, जो चीज एक्यूरेट नहीं है। अब अभी टेस्ट किए हम अपने माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 6.7 निकला, ठीक है ना। और 10 मिनट के बाद हम कुछ खाना खा करके उधर से आए, 6.7 हो गया, 6.8 हो गया, 6.5 हो गया। तो ये सब चीज जो है ना कंफर्म नहीं है। 6.5 जो है ना माना जाता है कि खाना खाने से पहले मुंह का पीएच वैल्यू होता है, और खाना खाने के बाद मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 रहता है, 6.8 रहता है, ठीक है ना। बहुत सारे बुक है जो लिखा हुआ सही बोल रहे हैं, 6.6 भी। वो क्या करते हैं ना, 6.5 और 6.8 इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल लेते हैं और 6.6 लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं।
आगे जो देखते हैं वो कौन सा है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। चूंकि देखिए माउथ में जो ग्लैंड है वो है, इसके बाद फेरिंक्स में कोई ग्लैंड नहीं है और एसोफेगस में कोई ग्लैंड नहीं है। ये दोनों सिंपली जो काम करता है वो केनाल का काम करता है। क्या चीज का काम करता है, केनाल का मतलब पाइप का काम करता है। इसके बाद जो ग्लैंड आपको मिलेगा वो कहां पे मिलेगा, सीधे तो अमाशय में। कहां पे